काय करायचं. तुम्ही आहेत. अनुभव एकदम से मुझे मेंटली और फिज़िकली ये पहाड़ ने एकदम टेस्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपीडिशंस जो होते हैं जो इससे पहले मैंने किए थे वो लगभग 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन में पूर्ण होते थे, पर ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का एक एक्सपीडिशन था। मैं 2 अप्रैल को निकला था और मैं ऊपर पहुंचा समिट पे 17 मई को, तो मुझे 45 दिन लगे पहुंचने में और रिटर्न में आया 52 दिन के बाद। तो इतना जब बड़े ड्यूरेशन का जब आप एक्सपीडिशन पे होते हो तो आपको हर छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ख़ास करके वो रीजन जहाँ पे खुम्बू रीजन बोलते हैं जिसको, जहाँ पे एवरेस्ट लोकेटेड है, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती है। उस एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो 5300 मीटर पे जहाँ पे बेस कैंप है, तो वहाँ पे छोटी सी छोटी बीमारी जैसे खांसी, सर्दी, ये भी जब एक बार आपको पकड़ लेती है तो जल्दी नहीं आपको छोड़ती है। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक ही वहाँ पे सॉल्यूशन है कि आपको नीचे डिसेंड करना पड़ता है टू लोअर एल्टीट्यूड। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जैसे सन ग्लासेस है, सन का रेडिएशन भी इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है हाइट पे, तो ठीक से सन ग्लासेस पहनना, वो पूरे कवर्ड होना, फिर मफलर डाल के अपना ये सब ढकना, सिर ढक के रखना, अच्छे से खाना पीना सोना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माउंटेनियरिंग से अब हमें ऐसा फील होता है कि माउंटेनियरिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ने जैसा है, पर उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, प्लस क्योंकि मैं पहली बार 8000 मीटर के हाइट के ऊपर जा रहा था, तो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का, उसका प्रेशर रेगुलेटर, मास्क का यूज़ कैसे करना, उसके अंदर फ्रीज़ कैसे होता है वो मास्क, तो मास्क साफ़ करके वापस से उसको डालना, वो सब नया नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो पहली बार मुझे ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अनुभव हुआ। और मेरे लिए समिट पे पहुंचना एक ये बोनस था। मैं हमेशा अपने माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस पे सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि क्लाइंबिंग अप इज़ ऑलवेज ऑप्शनल बट कमिंग डाउन इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हुए ही मैं चढ़ रहा था कहीं पे भी, तो अपनी बॉडी और माइंड का पूरा ख्याल रखते हुए, और कितनी मेरी कैपेसिटी है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये सब पूरा जिसको बोलते हैं ना, एक सुसज्ज और समझदार दिमाग से वहाँ पे आपको काम लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ एट स्टेक होता है। आप इतना पैसा डाल रहे हो, इतना टाइम डाल रहे हो, तो बहुत बार क्लाइंबर्स क्या है, जज्बाती हो जाते हैं वहाँ पे। वो सिचुएशन को एट द मोमेंट वो नहीं समझते कि कितनी उसकी डीपनेस है, कितना उसका थ्रेट हो सकता है, और उनको लगता है कि बस क्योंकि मैंने इतना पैसा डाला है तो मुझे कुछ भी कोई भी हालत में ऊपर पहुँचना ही है। बहुत बार क्लाइंबर्स स्पॉन्सरशिप्स लेके आते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पे अनुभव किया। तो उनको बहुत बार हाई एल्टीट्यूड पे सिम्टम्स होते हैं, जैसे अपने लंग्स में पानी भरना या फिर अपने ब्रेन में पानी भरना चालू होता है, तो फिर वहाँ पे हेल्यूसिनेशंस होना चालू हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर वो अपने सही दिमाग से सोच नहीं पाते। तो अपने दिमाग को बहुत शांत रखते हुए और सिचुएशन को असेस करते हुए और कितनी अपनी काबिलियत है वो पहचान करके वो माउंटेन पे आपको चढ़ना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स से वो भी नहीं चढ़ पाए, लेकिन ये जो सीज़न था पर्टिकुलरली 2023, ये 70 सालों में वन ऑफ द डेडलीस्ट सीज़न ऑन एवरेस्ट गया है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल डेथ्स पूरी रिकॉर्ड जो हुई वो 18 हुई, विच इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एवरेस्ट। उसके अलावा जो नंबर ऑफ फ्रॉस्ट बाइट केसेस, जैसे मुझे भी एक फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ऐसे 60 to 70% क्लाइंबर्स, जिसमें इवन नेपाल आर्मी एक्सपीडिशन के जो क्लाइंबर्स थे उनको भी फिंगर्स और टोज वगैरह में फ्रॉस्ट बाइट्स हुए। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था काठमांडू में, सिविक हॉस्पिटल में, सो वहाँ पे देर वर कंटिन्यूस पेशेंट्स जो आ रहे थे, बिकॉज दिस जो क्लाइमेट कंडीशंस जो इस बार चेंज हुई है, क्योंकि पूरा जैसे आप मुंबई में भी देख रहे हो कि वेदर कंटिन्यूसली शिफ्ट हो गया। जो बारिश है वो जो 5 जून के आसपास आने वाली थी वो 12 जून के आसपास चली गई, तो पूरा जो वेदर पैटर्न है वो पूरा शिफ्ट हो गया था एवरेस्ट पे। अप्रैल में जब हम पहली बार बेस कैंप पे पहुंचे थे तब भी वहाँ पे इतना बर्फ़ और सब था जो यूजुअली मार्च में ख़त्म हो जाता था। तो हायर एल्टीट्यूड पे भी वही हालत थी कि विंड कंडीशन, और जो टूवर्ड्स में जो शांत हो जाता है जनरली, जो जेट स्ट्रीम विंड्स कम हो जाती है, वो इस बार एक्सट्रीम विंड कंडीशन थी, टेम्परेचर्स बहुत कम थे, जिसके वजह से फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हुई क्लाइंबर्स में। और इस साल नेपाल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड 478 परमिट्स दिए थे, जो कि अभी तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट परमिट्स है। तो
तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक रेस लग गई थी कि क्योंकि वेदर विंडो शॉर्ट हो गई, जैसे ही एक समिट का विंडो खुला तो सारे क्लाइंबर्स को ऐसा था कि हमको जल्दी में जल्दी ऊपर पहुँचना है। तो वो एक दौड़ लगने में क्या होता है कि वो पीरियड में बहुत सारे क्लाइंबर्स एक शॉर्ट इसमें माउंटेन पे हो जाते हैं, तो एक रिस्क हो जाता है कि अगर आप आगे वाला स्लो चल रहा है तो आप उसके पीछे पीछे वही पेस पे चल सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पे स्टीप स्लोप्स है, रात में आप ओवरटेक करने का चांस नहीं है, आपको सेफ्टी निकालना है, तो वो सब दिक्कत होती है, खास करके एक कमर्शियल माउंटेन एवरेस्ट जैसा जहाँ पे इतने सारे क्लाइंबर्स एक साथ हो जाते हैं। बाकी सारे माउंटेन्स पे कैसा है कि क्योंकि वो इतना उनका फेम नहीं है तो क्लाइंबर्स जो एक्चुअल जो क्लाइंब करना चाहते हैं वही पहुँचते हैं वहाँ पे। और ये एवरेस्ट कैसा है कि इवन जो कम एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स है, जो जिन्होंने इतने सारे अनुभव लिए नहीं है प्रीवियस एक्सपीडिशंस के 6000 7000 मीटर के, वो भी रहते हैं वो माउंटेन। एक मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस है, ऐसे लिटरली आइस सिरैक्स है, आइस टावर्स है, जो कभी भी मूव होते हैं, कोलैप्स होते हैं, नीचे की ज़मीन खिसकते रहती है। और आपको बहुत हम जिसको बोलते हैं ना, एक लक फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 2014 में देर वर 16 शेरपाज विच पास्ड अवे और द एंटायर सीजन हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज पूरा अपर पार्ट खुम्बू आइसफॉल का था वो पूरा कोलैप्स हो गया था। सो ये सीज़न भी जैसे 3 क्लाइंबर्स जो थे इमेजिन नेपाल टीम के, जो रोप फिक्स करते हैं, जो इनिशियल टीम गई थी शेरपाज की, सो जस्ट हम बेस कैंप पहुँचे थे और वो उनकी बॉडीज़ भी रिकवर नहीं हो पाई। और जो उनके मेन जो टीम के कैप्टन थे मिंगमा जी, उन्होंने एक रेस्क्यू का भी ट्राई किया हेलीकॉप्टर से, बट उनका ये मानना था कि वो रीजन इतना डेंजरस हो गया था कि अगर और क्लाइंबर्स उनको रेस्क्यू भी करने जाते तो शायद और लाइव्स जाती। तो वो रीजन ही इतना डेंजरस है और रात को हम वो क्रॉस करते हैं क्योंकि रात को वो ठंडा रहता है थोड़ा, सो थोड़ा हम बिलीव करते हैं कि स्टेबल होता है। और जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा भी धूप गिरना वगैरह शुरू होता है तो वो नीचे का बर्फ़ पिघलना चालू हो जाता है। और कम से कम हम रात को जब बेस कैंप पे भी सोते थे तो यहाँ से वहाँ से कंटिन्यूस फॉल का आवाज़ आता था, तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई वॉर जोन में कहीं पे सो रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूस बम्बार्डिंग हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, तो बहुत स्कैरी था मतलब ऐसे। तो मुझे भी यही लग रहा था कि ये एक पोर्शन है जो बहुत डेंजरस है और ये अगर मैंने सेफली क्रॉस कर लिया तो ऊपर की जर्नी में मुझे उतना डेंजर फील नहीं हो रहा था। क्यों मैंने माउंटेनरिंग का गोल बना के माउंटेनरिंग का ट्रेनिंग लेके और फिर बेटे को भी ट्रेंड किया है। और ट्रेंड करने के बाद में देखिए, डेंजरस तो थोड़ी सिचुएशन हमेशा रहती है, परंतु कुछ अचीव करना होगा तो आपको थोड़ी रिस्क भी लेना पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत भी करना पड़ेगी। और मैंने हमेशा ये उसको प्रमोट किया। और इस बार भी जब पंखिल एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने भी निश्चित किया कि मैं भी उसके बेस कैंप तक जाऊंगा, जो बेस कैंप भी 17,500 फुट पे है। और 65 साल की उम्र में मैं वहाँ पे जाके और उसको मैंने सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा उसकी एबिलिटी पर। और उसके पहले उसने जो आमा डबलम पिक की थी, जो टेक्निकल पिक थी, और ही वॉज 20th इंडियन टू क्लाइंब दैट पिक आमा डबलम। अभी तक सिर्फ 20 भारतीयों ने वो आमा डबलम पिक क्लाइंब की है, वो उसमें से 20वां पंखिल था। तो उसकी टेक्निकल एबिलिटी पे मुझे कॉन्फिडेंस था, उसने जो तैयारी की थी उस पर कॉन्फिडेंस था। और इसलिए फिर मैंने और मेरी वाइफ वर्षा, पंखिल की पत्नी और बेटी, सब लोगों ने उसको खुशी खुशी वहाँ पे जाने को अलाउ किया। और दूसरा भी एक और एडिशनल फैक्टर ऐसा, सैटेलाइट फ़ोन अलाउड थे जो इंडिया में अलाउड नहीं है। और उसके कारण उसके साथ कम्युनिकेशन होता था। दूसरा, उसका एल्टीट्यूड हमको हमेशा, जो उसका फ़ोन है उससे मिलता था।